हाय एवरीवन। सो रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने स्टार्ट किया था इन द लास्ट प्रिलिमिनरी लेक्चर ऑफ योर टैक्सेशन का फर्स्ट पार्ट एकदम राइट नाउ। इनकम टैक्स हमने स्टार्ट किया है। मैंने बेसिक्स आपको बता दिए थे कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है राइट। रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि मतलब एक बंदा किसी कंट्री का रेसिडेंट है या नहीं है। द फर्स्ट स्टेप while टैक्सिंग समवन इज टू फाइंड आउट कि वो रेसिडेंट है कंट्री में या नहीं है राइट। तो हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। आई एम मेकिंग इट ईजी। अभी ये स्टेज पे मैं बुक्स रेफर नहीं करूंगी क्योंकि मैं मेरे हिसाब से मेरे नोट्स से आपको बता रही हूँ। आई बिलीव इन मेकिंग चार्ट्स बनाते हो तो टैक्स सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाता है, स्पेशली फॉर सीए स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको एमसीक्यू पैटर्न राइट। तो चलो अभी एक बार ओवरव्यू लेते हैं जो हमने पहले किया था और थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है। नाउ आई विल बी गेटिंग अ बिट टेक्निकल, थोड़ा सा लॉ के लैंग्वेज में बात करना अभी से हम स्टार्ट करेंगे। सिंस फर्स्ट लेक्चर था इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से हम कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था, द फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग आउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज फाइंडिंग आउट हिज और हर रेसिडेंशियल स्टेटस। बराबर है। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए मैंने आपको दो कंडीशंस बताए थे। वेदर अ पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया, नाउ सिंस वी आर डूइंग द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, रेसिडेंट वो इंडिया में है या नहीं है ये हमें निकालना है। मैंने आपको बोला था अ पर्सन कैन बी ईदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, और रेसिडेंट में भी ही कैन बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। मतलब क्या, in essence these three conditions or stages are there whether to find out residential status कैसा है। these three types of residential status is there right now। मैंने बोला था आपको the first two basic conditions, अभी इनको हम बोलते हैं, अभी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक कंडीशंस फॉर रेसिडेंसी, मतलब क्या, ये रेसिडेंट बंदा है या नहीं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रेसिडेंट है या नहीं, फिर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नहीं, या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नहीं, बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे दो बेसिक कंडीशंस। नाउ दैट इज अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। 6 सबसेक्शन 1 यू हैव टू क्लॉजेस ए एंड बी। अभी लॉ कैसे आप सेक्शंस और सबसेक्शंस एंड क्लॉजेस कैसे लिखते हो तो मालूम ही आपको। सो दिस इज section 6 subsection 1 clause A and B. The first basic condition is, I had already told you, he should be in India for a minimum of 182 days in your relevant previous year, right? और बीच में मैंने लिखा था और, या फिर दूसरी कंडीशन 60 days in the last relevant previous year plus 365 days in 4 years immediately preceding the relevant previous year। मतलब या तो आप इस साल में 182 डेज इंडिया में हो, या फिर इस साल में 60 डेज हो। अगर मतलब 60 डेज हो तो फिर ये साल छोड़ के पिछले 4 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में एटलीस्ट 365 डेज तो भी इंडिया में हो। ये दो बेसिक कंडीशन है। अभी इन दोनों में से, सिंस मैंने यहाँ पे और लिखा है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो बंदा कहलाता है रेसिडेंट। इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फाइड। सिंपल इनफ, ये बेसिक कंडीशंस हो गए। अभी इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है, देर आर फ्यू एक्सेप्शंस। हर एक लॉ को एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। अभी इसके एक्सेप्शंस क्या है, टू कंडीशंस हैं या टू सिचुएशंस हैं जिसमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बी इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब क्या, ओनली 61A, मतलब क्या 182 डेज वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अभी मैं जो दो कंडीशंस लिखने वाली हूं उसमें सिर्फ 182 डेज ही हमें चेक करना है, उनको ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट। ठीक है, कौन सी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, योर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर employment
इंडिया के बाहर अगर आप जॉब लेने के लिए जा रहे हो या फिर एज अ मेंबर ऑफ अ शिप और क्रू, इस काम के दायरे में अगर आप बाहर जा रहे हैं एज अ मेंबर ऑफ अ शिप और क्रू, यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया और यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट. एंड सेकेंड, इफ यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो तो भी आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, सेकंड नहीं. अभी इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब है, इस पे ध्यान दो थोड़ा सा. इंडियन ओरिजिन मीन्स दैट यू और एनी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स तक ही बात जाएगी, उसके पीछे नहीं. नाउ ग्रैंड पेरेंट्स कैन बी बोथ मेटर्नल एंड पेटर्नल, मतलब पापा के साइड के ग्रैंड पेरेंट या मम्मी के साइड के ग्रैंड पेरेंट, दोनों ही आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. अभी इसका मतलब समझो गाइस. 1942 में हमारा हुआ था पार्टीशन, बराबर है. पार्टीशन के पहले सिंध का इलाका भी इंडिया में था. तो बिफोर पार्टीशन इफ यू आर बोर्न इन पाकिस्तान यू आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, बिकॉज तब इंडिया का डेफिनेशन अलग था. आफ्टर पार्टीशन अगर आप इंडिया में बोर्न हो तो आप इंडियन ओरिजिन के हो. तो ये डेट याद रखनी है. इसके पहले अगर पाकिस्तान में भी बोर्न हो तो इंडिया है, अगर इसके बाद है तो इंडिया में ही बोर्न होना है, इधर यू, योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स. तो यू आर कंसिडर्ड ऑफ इंडियन ओरिजिन. अगर आप इंडियन ओरिजिन के हो एंड यू आर विजिटिंग इंडिया, ये याद रखो. राइट, क्वाइट सिंपल. तो इन दोनों केसेस में क्या, सिर्फ ये वाली कंडीशन ही अप्लाई होगी इन दोनों केसेस में. कौन से केसेस, अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो. सी अभी इसको लॉजिकली कैसे याद रखोगे. वन कंडीशन इज फॉर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर जॉब और एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड इज यू आर आउटसाइड एंड यू आर कमिंग टू इंडिया फॉर विजिटिंग. अगर बाहर जा रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट या शिप या क्रू के मेंबर के जैसे जा रहे हो. एंड अगर इंडिया में विजिट कर रहे हो बाहर से तो आप इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए. राइट, सिंपल है. तो ये दो कंडीशन में सिर्फ 182 डेज. बाहर से विजिट कर रहे हो और इंडियन ओरिजिन नहीं है अगर, तो फिर 60 डेज वाला कंडीशन भी चलेगा, ये याद रखो. राइट, क्वाइट क्लियर. अभी इन दोनों कंडीशंस को और ये एक्सेप्शंस पकड़ के गए तो ये रेसिडेंसी के कंडीशंस हमारे क्रिएट हो, बेसिक कंडीशंस फॉर रेसिडेंसी. राइट, नाउ आई विल मेक अ कैप्सूल फॉर दिस. सो कैसे करेंगे, एकदम शॉर्ट में. बेसिक कंडीशंस. सी गाइज, रेसिडेंशियल स्टेटस इज अ चैप्टर जो आप बुक से, बुकिश नॉलेज से पढ़ के नहीं होने वाला है. उसको इतना लंबा चौड़ा लॉ में दिया हुआ है, उसको 2 सेंटेंसेस में आप ऐसे समझ सकते हो. एंड वंस यू गेट टू नो इट, इट बिकम्स वेरी इजी. राइट, बेसिक कंडीशंस फॉर रेसिडेंसी. बेसिक कंडीशंस फॉर रेसिडेंसी में क्या है, 61A is 182 days out of relevant previous year. 61B is 60 days out of relevant previous year plus 365 days in last, अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लास्ट 4 relevant previous years. देखो कैप्सूल फॉर्म में एकदम सिंपल हो गया, बेसिक कंडीशंस हो गए. राइट, बीच में रहेगा और. सो if anyone is satisfied, person is resident. क्लियर है. नाउ इसके एक्सेप्शंस है दो. नाउ दीज आर एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस किसको है, एक्सेप्शंस टू 61B है. मतलब क्या, दिस इज वेयर 61B is not applicable or only 61A is applicable. मतलब क्या, इसमें हम सिर्फ 182 डेज ही देखेंगे. ओनली
182 days checked. क्लियर है? कौन से दो कंडीशंस है? फर्स्ट इज, अभी इसको कैसे याद रखोगे? एक देखो आप बाहर जा रहे हो, यू आर गोइंग आउटसाइड, ठीक है, और एक है आप अंदर आ रहे हो, ऐसे याद रखो इसको, इट बिकम्स वेरी इजी लाइक दैट. तो अगर आप बाहर जा रहे हो, सो गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर क्या क्या? जॉब, एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ अ शिप और क्रू. ये तीन हो गए. एंड सेकेंड इज यू आर विजिटिंग इंडिया एंड यू आर अ पर्सन ऑफ, अभी यहां पे एंड है, मैंने बोला था और एंड में आपको ध्यान रखना है, प्लस यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. इंडियन ओरिजिन मतलब क्या? पेरेंट्स, यू, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स born in undivided इंडिया. राइट, सिंपल. तो आपकी सेक्शन 6 की बेसिक कंडीशंस और एक्सेप्शंस एक पेज पे मैंने सारा आपको बना के दे दिया, बस. इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं. सी, टैक्स में कैसा होता है, दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल लॉ पेपर. आपको प्रोविजन नहीं लिखनी, आपको प्रोविजन समझनी है. इस पे जब आपको सम आएगा तो सम सॉल्व करते आना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्लियर होना चाहिए. कंडीशन एक बार क्लियर है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट, समझ में आ गया? तो ध्यान में रहेगा ये सब आपके. ये आउटगोइंग इनकमिंग याद रखो, इट बिकम्स वेरी इजी. ठीक है, अभी इसमें मेन अंडरलाइन करने जैसा क्या क्या था मैं एक बार सिर्फ हाईलाइट कर देती हूँ. 182 डेज इज इंपॉर्टेंट, 60 डेज इज इंपॉर्टेंट, 365 डेज. राइट, उसके बाद जॉब, एम्प्लॉयमेंट और मेंबर ऑफ क्रू शिप, ये इंपॉर्टेंट है. एंड इंडियन ओरिजिन इंपॉर्टेंट है. इंडियन ओरिजिन में अनडिवाइडेड इंडिया इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये एक्सेप्शंस मतलब ओनली 6(1)(a) इज एप्लीकेबल. सो दिस इज द मेन जिस्ट ऑफ एवरीथिंग. अभी इसमें प्रोविजन है यहाँ पे बेसिक कंडीशंस की खत्म हो गई, इसके बाहर कुछ है ही नहीं. तो इसको आप एक बार दिमाग में बिठा लोगे, आपका काम हो गया. ठीक है, अभी यहां तक हम कर रहे थे रेसिडेंसी. अभी हमें आगे जाना है फॉर स्पेशल कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस. एडिशनल कंडीशंस मतलब क्या है? These are for determining whether a person is resident and ordinarily resident or resident and not ordinarily resident. ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप थी रेसिडेंसी, हमने चेक कर ली अगर बंदा रेसिडेंट है या नहीं है. अगर देखो ये दो बेसिक कंडीशन में से अगर कोई भी एक भी सेटिस्फाई हो गई तो बंदा रेसिडेंट है, तो हमें मालूम है. लेकिन अगर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हुए तो बंदा हो गया नॉन रेसिडेंट, वहां पे खत्म हो गई बात. अगर रेसिडेंट हो गया उसके बाद हम चेक करेंगे एडिशनल कंडीशंस. ठीक है, नाउ एडिशनल कंडीशंस फॉल अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, याद रखना है. ठीक है, अभी एडिशनल कंडीशंस भी दो हैं एंड दे आर बोथ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों को ही सेटिस्फाई करना है. ठीक है, तो अभी क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज यू शुड बी, person should be in India for at least 2 out of 10 last previous years. अभी ये ध्यान में रखना ही है, immediately preceding the relevant previous year. आपका जो भी प्रीवियस ईयर है उसके पीछे से ही आपको कैलकुलेशन करना है गाइस, क्योंकि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की ही आप टैक्सेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं. सो फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस एक्स्ट्रा ईयर्स यू विल गो 1 ईयर बिहाइंड दैट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1920 का टैक्स निकाल रहे हो, 1920 को नहीं पकड़ना है, उसके पीछे से 10 साल जाना है इमीडिएटली. मतलब क्या? 18, 19 एंड बिहाइंड.
समझ में आया? रेलेवेंट ईयर छोड़ के पीछे के 10 साल, ये याद रखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो भी साल ले लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसी साल की टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हो, इसलिए उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे मैंने एंड लिखा है, एंड मीन्स प्लस मीन्स बोथ दीज कंडीशंस हैव टू बी सैटिस्फाइड। डिफरेंस देखो, रेसिडेंसी के बेसिक कंडीशन में दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हुआ तो भी चलेगा, यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंडीशन इज ही should be in India for at least 730 days out of last 7 previous years immediately preceding। ये तो immediately preceding तो दिमाग में बिठा ही लो, the relevant previous year। अभी इसमें मेन कंफ्यूजन का फोकल पॉइंट क्या है, ये जो 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स है ना, और ये 730 आउट ऑफ 730 को बच्चे क्या करते हैं, 730 बोले तो 365 इंटू 2, रफली इट इज 2 ईयर्स। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 ईयर्स पकड़ते हैं, विच इज रॉन्ग। याद रखो, ये जो 2 आउट ऑफ 10 है ना रेसिडेंट के लिए, यहां पे आपको बेसिक कंडीशंस अप्लाई करके, हमने जो ऊपर देखे थे, बंदा रेसिडेंट है या नहीं फाइंड करना है पिछले 10 साल में, ये अलग है। और यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे रेसिडेंसी नहीं चेक कर रहे हैं, पर्सन शुड बी यहाँ पे रेसिडेंट है, शुड बी इन इंडिया एंड ही शुड बी रेसिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 लास्ट प्रीवियस ईयर्स, राइट। और सेकेंड कंडीशन है ही शुड बी इन इंडिया, प्रेजेंट होना चाहिए इंडिया में फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर्स। मतलब ऐसा नहीं कि 10 साल में रेसिडेंट है तो 7 ईयर्स में 730 डेज होगा ही। मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल बताती हूँ उसका। तो चलो, अगर अपना प्रीवियस ईयर है 2019-20, ठीक है, मतलब ही अपना असेसमेंट ईयर है 2021। नाउ वी विल गो 10 ईयर्स बिहाइंड। क्या क्या लेंगे अभी देखो, ये अपना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है विच इज 2019-20। नाउ 10 ईयर्स पीछे जाएंगे, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, कितने हो गए, 7 हो गए, 2011-12, 2010-11, 2009-10, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 साल अपने हो गए अभी, राइट। व्हाट दे आर सेइंग इज, यहाँ पे मैं अभी कॉलम्स बनाती हूँ, ठीक है। चलो, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल स्टे इन इंडिया। मैं डेज यहाँ पे लिखती हूँ। प्रीवियस ईयर में मैं इजी करने के लिए 182 डेज लिख लेती हूँ, ठीक है। बाकी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं, 182 डेज है मतलब बंदा रेसिडेंट है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी 18-19 में सपोज 100 डेज है, 200 डेज है, 50, 30, 50, 50, ठीक है। अभी देखो, ये इतने डेज इंडिया में था, बंदा रेसिडेंट तो है क्योंकि 182 डेज सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अभी एडिशनल कंडीशन 1 के हिसाब से मैं क्या देखना है, ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब ये 10 साल में किसी से भी 2 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब क्या, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कोई तो भी 2 साल में उसने करनी चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं क्या, फर्स्ट ईयर में 100 डेज है, ठीक है, 182 नहीं है, मेरे को किसी तो भी 2 साल में रेसिडेंसी देखनी है। अभी देखो 17-18 में वो 200 डेज है, मतलब बंदा रेसिडेंट है, 182 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट बाकी कहीं भी 182 मुझे दिख नहीं रहा है।
अभी इसके नीचे मैं जाऊंगी तो ये तो ऑब्वियसली मेरे को भी क्या चेक करना है कि अभी अगर 182 डेज नहीं है तो एटलीस्ट 60 डेज और उसके पिछले 4 साल में 365 डेज ये होना चाहिए। एक साल में तो है रेसिडेंट। अभी देखते हैं वापस, अगर मैं 18-19 की बात करूं, यहाँ पे वो 60 डेज तो है, अभी पिछले 4 साल में मेरे को जाना है, मतलब 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 साल में वो एटलीस्ट 365 डेज है क्या? ये कितना हो रहा है? 250 एंड 50 300, राइट? 300, 450 डेज, मतलब 60 एंड 365 इन लास्ट 4 ईयर्स हो गया। मतलब बंदा फॉर 18-19 भी रेसिडेंट है, मतलब एनी 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स वो रेसिडेंट है। इंडिया में स्टे नहीं देख रहे हम, तो डेज और रेसिडेंसी का मैं डिफरेंस आपको समझाएं, बराबर है? तो मैंने चेक किया पहले, कोई तो भी 2 साल, कोई भी 2 साल, ये कोई भी 2 साल हो सकते हैं, जरूरी नहीं, यहाँ पे कोइंसिडेंस था कि पहले 2 साल ही थे वो रेसिडेंट थे, ठीक है, हो गया। अभी सेकेंड कंडीशन मेरे को क्या करनी है, पिछले 7 साल, 7 साल मतलब कहा, यहां तक 2012-13 तक उसका स्टे एटलीस्ट 730 डेज होना चाहिए। मेरे को यहाँ पे भी डेज देखने, तो ये कितना हो गया देखो, ये तो 450 हो गया था, 450 एंड 100 विल बी 550, 550 एंड 50 विल बी 600, एंड ये यहाँ पे 620 डेज हो गए। सो इज इट 730 डेज? नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर 2 आउट ऑफ 10 वो रेसिडेंट है तो ये 730 डेज भी होगा, नॉट नेसेसरी, बिकॉज रेसिडेंसी किसी 2 साल के लिए हम देख रहे हैं और उसके 2 कंडीशंस है, 182 डेज या 60 डेज। यहाँ पे सिंस एक्सेप्शंस नहीं थे तो मैंने 60 डेज वाली भी कंडीशन में अप्लाई कर पाई, राइट? क्लियर है? तो 730 तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सो दोनों में से अगर कोई एक भी सेटिस्फाइड नहीं है, बंदा इज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इफ बोथ आर सेटिस्फाइड, पर्सन इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इफ नॉट सेटिस्फाइड, ही इज RNOR, राइट? समझ में आया? दिस वॉज क्वाइट सिंपल, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक बार ये आप समझ गए, मेन गलती किधर होती है गाइज, ये 2 आउट ऑफ 10 देख के बच्चे खुश हो जाते हैं एंड दे थिंक इफ इट इज 2 आउट ऑफ 10 तो ऑब्वियसली 7 साल में तो 2 साल हो गए। हम 7 साल में 2 साल नहीं देख रहे हैं, 730 डेज देख रहे हैं, विच कैन बी स्प्रेड आउट ओवर द एंटायर पीरियड, राइट? समझ में आया? तो अभी एडिशनल कंडीशंस को हम कैसे लिखेंगे, एडिशनल कंडीशंस का कैप्सूल। You have 2, 6 subsection 6 clause 1 which is, अभी कैप्सूल कैसे देखो, 2 out of 10 last previous years immediately preceding the relevant previous year, ये इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिक कंडीशंस में और था, यहाँ पे एंड है, एंड आर रेसिडेंट होना चाहिए, resident in at least 2 out of 10 previous year, and his second is stay in India should be 730 days out of last 7 years previous years immediately preceding the relevant previous year। बस आपकी कैप्सूल क्रिएट हो गई। तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गए। इफ both satisfied, person is resident and ordinarily resident. If not satisfied, even one, कोई एक भी अगर satisfy नहीं तो person is resident and not ordinarily resident, right? Now एक चार्ट बनाते हैं to find out the sequence, ठीक है? अभी देखो, कंडीशंस अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 A और 6(1)(b सेटिस्फाइड, अगर ये दोनों में से कोई भी अगर एक सेटिस्फाई हो गया विथ एक्सेप्शंस, ठीक है, इसको हम फ्लो चार्ट में लिखते हैं।
देखो अभी फ्लो चार्ट में एकदम इजी बना देंगे इसको। कंडीशंस फॉर ग्रीन आई एम फॉर satisfied अगर कंडीशंस आई एम यूजिंग ग्रीन, इफ नॉट satisfied आई एम यूजिंग रेड। ठीक है, इफ कंडीशंस आर satisfied, दिस मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। सेटिस्फाइड अगर है, यस नो। ठीक है, अगर सेटिस्फाइड है तो देन द पर्सन इज कंसिडर्ड अ रेसिडेंट। ठीक है, इफ नॉट सेटिस्फाइड देन पर्सन इज कंसिडर्ड अ नॉन रेसिडेंट। बात यहीं पे खत्म होगी। ठीक है, अगर वो रेसिडेंट है तो फिर इसमें फिर से दो चीजें, then additional conditions, both additional conditions कौन से हैं? अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6(1) and 6 subsection 6(2), both are satisfied or not. Again make two, either yes or no. If it is satisfied, then person is considered resident and ordinarily resident. Simple. If it is not satisfied, then person is considered resident and not ordinarily resident. Right? This is the simplest way to understand it. इससे ज्यादा सिंप्लीफाई इसको हम नहीं कर सकते। तो देखो ये चार्ट में कितना अच्छे से हमें समझ गया। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रेसिडेंट नहीं हो रही है, नॉन रेसिडेंट। बेसिक के बाद एडिशनल दोनों सेटिस्फाई हो रही है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं हो रही है, आर एन आर। राइट, ये हो गया। ये मैंने आपको सीक्वेंस में बता दिया कि हम कैसे फाइंड करते हैं। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द एडिशनल कंडीशंस, यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट। आज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, नेक्स्ट लेक्चर में से हम प्रॉपर सम्स इसके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। राइट, और अभी बेसिक कंडीशंस भी आपके हो गए। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये नोटबुक में खुद से बना के रखो जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ अपने साथ, एंड जस्ट ड्रॉ इट वंस विदाउट सीइंग, ताकि आपको एक बार लर्न हो जाए। टैक्स में प्रोविजंस इफ दे आर एट योर फिंगर टिप्स, इट बिकम्स वेरी इजी। राइट, एक बार ये दिमाग में बैठ गया, सम फिर हम कल से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। राइट, सो आई होप यू हैड फन, and from tomorrow then we'll start solving the sums. The fun part begins tomorrow. Yeah.